डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछली कक्षा में आपने वर्जिलियस की धातु अधातु परिकल्पना, क्राउड की परिकल्पना, ड ब्राइनर का फ्लेक्स सिद्धांत, फिर इसके बाद आपने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ड्यूमा की सजाती श्रेणियाँ और लोथरमियर वक्र पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपने मेंडलीव की मूलावर सारणी भी पढ़ी होगी। मूलावर सारणी के लाभ भी पढ़े होंगे और मूलावर सारणी के दोष भी पढ़े होंगे। तो जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी दोषपूर्ण सिद्ध हो गई तो एक नई संशोधित आवर्त सारणी आई जो एच.जी. मोज़ले ने 1913 में प्रतिपादित आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित थी, क्योंकि परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविता, समस्थानिक संभारिक की खोज के बाद मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी दोषपूर्ण सिद्ध हो गई थी। दोषपूर्ण सिद्ध होने के कारण मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसको व्यवस्थित किया गया, पुनः व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हुए तत्वों को वर्गीकृत किया और एक नई सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम, फिर कहें आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो बार बार हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होती हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि अभिप्राय यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ती हुई क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब बार बार दोहराएगा समान गुणधर्मों। तो आपको कहा जाए कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और इसमें क्या अंतर है, तो वो परमाणु भार पे आधारित थी और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम आप जान गए होंगे, पिछली कक्षा में भी लिख दिया, फिर से बता दें। तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होती हैं और इसी पर आधारित करके मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। इसमें 10 क्षैतिज पंक्तियां थी, उसमें कितनी थी? 12। इसमें 10 क्षैतिज पंक्तियां थी जिनसे 7 आवर्त बनते हैं। 10 क्षैतिज पंक्तियां थी जिससे कितने आवर्त बनते हैं? 7 पीरियड बनते हैं। और वहां पर 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे ना, यहाँ पर 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। 9वां बढ़ गया था किसको लेकर? शून्य समूह के तत्वों को, क्योंकि वहां पर अक्रिय गैसों के लिए कोई जगह नहीं दी गई थी और जब नई तत्व के अनुसंधान हुए तो उनके लिए उचित स्थान की व्यवस्था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में नहीं थी, तो उसको संशोधित आवर्त सारणी में जगह दिया गया शून्य समूह के नाम पर। तो वो 9वां बन गया। 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिन्हें आप क्या कहती हो? 9 वर्ग या समूह या फैमिली, बताया होगा परिवार। तो ये परिवार बने 9। कहने का मतलब इस तरह कितने लाइन थी? 12, जो कितने आवर्त में बट गए थे? 7 आवर्त में बटे थे। और इस तरह कितने थे? तो आपके 9 थे। कौन कौन थे? जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ हो गया, 8 थोड़ा बड़ा था और शून्य था 0। तो कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 वर्ग थी और इस तरह 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। उन्होंने पहली जो श्रेणी थी, फर्स्ट श्रेणी, वो फर्स्ट आवर्त को रिप्रेजेंट करती। जो दूसरी श्रेणी थी वो सेकेंड आवर्त को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड श्रेणी आपके तृतीय आवर्त को रिप्रेजेंट करती है। फिर फोर्थ और 5 श्रेणी, 2 श्रेणियों को लिया है साथ में, ये चौथी आवर्त को दर्शाती है। छठा, 5वां के बाद छठा और 7वां
एक और गड़बड़ी हुई क्या? ठीक है, छठे और सातवां किसको? आपके पांचवें आवर्त को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दो श्रेणियां हैं, ये आवर्त है। फिर कहता है सर सातवां और आठवां छठे आवर्त को दर्शाता है। नौवां और 10वें की बात आ गई तो ये आपका 7वें आवर्त को दर्शाता है। तो आपको कितनी श्रेणियां मिली? तो 7 10 पूरी 36 पंक्तियां हैं जिनको कितने आवर्त में बांटा गया है? 7। आप बुक में देखेंगे तो अनुपालन करेंगे और समझ आएंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसको क्या कहा गया, तो इस पर भी बात कर लें। तो इसको मिटाते फिर से बात करते हैं, ध्यान से देखते रहें आप। और नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखने वाली है उस पर भी फोकस करें। तो आपने जान गए कि सर इसमें 7 आवर्त होती हैं। 7 आवर्त जो होती हैं उसमें जो फर्स्ट आवर्त होता है वो अति लघु आवर्त होता है। अति लघु क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व रखे गए थे। फिर दूसरा जो आवर्त है और तीसरा आवर्त है, दूसरा और तीसरा दोनों की बात करते हैं, ये लघु आवर्त की संज्ञा दी गई। फिर चौथा और पांचवा जो आवर्त है इन्हें दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें 8 थे, इसमें 18 तत्व थे। फिर इसके बाद छठे और सातवें की बात करें तो जो छठा आवर्त था इसे अति दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई थी वहाँ उस समय, और सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त की संज्ञा दी गई थी। अपूर्ण आवर्त क्योंकि उस समय खोजा नहीं गए थे तत्व। तो इन तत्वों को आपको याद रखने होंगे कि पहले आवर्त में कितने तत्व थे, 2, दूसरे तीसरे में कितने हैं तो 8 8, चौथे पांचवें में कितने हैं 18 18, छठे में कितने 32, और सातवां उस समय क्या था? अपूर्ण आवर्त था। फिर इस आवर्त सारणी में तत्वों को जब बांटा गया तो इसकी जो अनचाही प्रक्रियाएं थी जैसे कि 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 को 3 भागों में बांटा गया और शून्य समूह को रखा गया। शून्य समूह में उन तत्वों को रखा गया था जिनके जो अक्रिय थे, रासायनिक रूप से निष्क्रिय थे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते थे और अस्थायी थे। और सातवें जो 8वां आवर्त था इसमें उन तत्वों को रखा गया जो तत्व संक्रमण तत्व थे। तो आपकी बात किया जाए तो फिर इस आवर्तों को 2 खंडों में भी बांटा गया। फर्स्ट समूह को 2 खंडों में ए और बी में, सेकेंड को भी ए और बी में, थर्ड को भी ए और बी में, फोर्थ को भी ए और बी में, फिफ्थ को भी ए और बी में, सेवेंथ को ए और बी में बांटा गया। इनको 2 वर्गों में भी बांटा गया और इसमें तत्वों को ठीक उसी प्रकार रखा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इस वजह से ये थोड़ा सा जटिल हो गया, इसके अध्ययन में थोड़ी सा उल्टा नहीं मिली। तो इस आवर्त सारणी को आप जब बुक से पढ़ोगे तो थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन इसके गुणधर्मों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। आप इसी में जब तत्वों को रखोगे तो फिर छठे और सातवें में से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, छठे में का तत्व है लेंथेनाइड के बाद के तत्वों को नीचे आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है 14 में। पहले वाले को लेंथेनाइड श्रेणी कहा गया है और दूसरे वाले को एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया है। इसमें लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में, मतलब 56 के बाद के तत्व 57 से लेकर आप चलोगे उसमें तो 57 से लेकर आपको 71 तक के तत्व लेंथेनाइड में रखे गए हैं और 90 से लेकर 103 तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में रखे गए हैं। तो इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी का आवर्त सारणी में अलग स्थान दे दिया गया, नीचे स्थान दे दिया गया, जो इसकी विसंगति हो गई। लेकिन आपको ये है आवर्त सारणी का बंटवारा। अब आती है आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। इस प्रमुख लक्षण में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना होगा कि सामान्य तत्व किन्हें कहते हैं, फिर दूसरा हो जाएगा
निरूपक तत्व किन्हें कहते हैं। नंबर तीसरा आ जाएगा ब्रिज तत्व किसे कहते हैं। फिर नंबर चौथा आ जाएगा संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। फिर नंबर पांचवा आ जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व, तो इनको भी आप अलग से पढ़िएगा। जिसमें से जो समस्याएं आएंगी हम उसको नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। इन पर अलग अलग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिकोणीय संबंध आता है। त्रिकोणीय संबंध को कल हम रिप्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही।